हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा धनेरवा टूरिस्ट फेवरेट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर के बारे में। एक ऐसी जगह जहाँ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम आपको महाराष्ट्र के ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद के कुछ मुख्य दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के 5 पॉइंट है, जैसे कि सिद्धार्थ गार्डन, औरंगाबाद की गुफाएं, बीबी का मकबरा, पवन चक्की और सोनेरी महल। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे सिद्धार्थ गार्डन के बारे में। सिद्धार्थ गार्डन औरंगाबाद में बस स्टैंड के बगल में स्थित है और रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गार्डन का पहला भाग एक चिड़ियाघर है, जिसमें सफेद टाइगर, चीता, लोमड़ी, मगरमच्छ, सांप इत्यादि प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं। दूसरा भाग है एक बगीचा, जहाँ पर बच्चों को खेलने की जगह है, बड़ों को टहलने की जगह है। इस बगीचे में टहलते वक्त आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। गार्डन का तीसरा भाग है एक एक्वेरियम। यह मछली घर औरंगाबाद का सबसे सुंदर मछली घर है। सिद्धार्थ गार्डन औरंगाबाद के समर्थ नगर में स्थित है। यह बेहद ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। सिद्धार्थ गार्डन एक ऐसा गार्डन है जहां लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। युवक युवतियां भी यहां आते हैं, एंजॉय करते हैं। साथ ही यह जगह फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है। कई पर्यटक यहाँ नेचर फोटोग्राफी करने भी आते हैं। सिद्धार्थ गार्डन में चिड़ियाघर और मछली घर के अलावा कुछ अन्य आकर्षक स्थल भी हैं, जो यहाँ की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। उन आकर्षक स्थलों में म्यूजिकल फाउंटेन और स्टैचू ऑफ बुद्धा यह भी शामिल है। इन दोनों की संरचना अद्भुत है। प्रकृति के साथ साथ यह पर्यटक स्थल अपनी संरचना के स्तर पर भी बहुत ही सुंदर है। सिद्धार्थ गार्डन आने से पहले पर्यटकों को इस संदर्भ में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। पर्यटकों को यहाँ 2 से 3 घंटे का समय लगता है। यह गार्डन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। हर सप्ताह के मंगलवार को यह गार्डन बंद रहता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। सिद्धार्थ गार्डन के आसपास कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे घृष्णेश्वर मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं व दौलताबाद का मशहूर किला। अब हम आपको कराएंगे औरंगाबाद में स्थित ऐतिहासिक गुफाओं की सैर। औरंगाबाद में अजंता व एलोरा की गुफाओं के अलावा एक और गुफा है, जिसे औरंगाबाद केव के नाम से भी जानते हैं। औरंगाबाद शहर की सिंहाचल रेंज में स्थित ऐतिहासिक 12 गुफाएं यहाँ के इतिहास और अद्भुत विरासत का प्रतीक है। ये 12 रॉक कट गुफाएं धर्म और अन्य पौराणिक शिलालेखों का समृद्ध खजाना है। ये गुफाएं शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं नरम बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। इनकी बनावट और इनकी संरचना के आधार पर ही इनकी उत्पत्ति का समय 6 से 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। इन गुफाओं की जानकारी महाराष्ट्र के एक और गुफा समूह कन्हेरी में भी मिलता है। इन गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म की कई वास्तुकलाएं चित्रित है और साथ ही बौद्ध कोशिकाएं भी निर्मित है, जिन्हें विहार कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म के देवता श्री गणेश और माँ दुर्गा जी के चित्रों के अलावा कई बारीक नक्काशियों और प्राचीन मूर्तियों को देखने का आनंद भी आप यहाँ उठा सकते हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षुक अपने विहार और तंत्र मंत्र की विद्याओं और सिद्धि के लिए किया करते थे। यहाँ मौजूद 12 गुफाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 1 से 5 पश्चिम समूह, 6 से 7 पूर्वी समूह और 7 से 12 उत्तरी समूह कहलाता है। इन गुफाओं में गुफा नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें 4 बड़े स्तंभों से बना एक बरामदा और एक बड़े हॉल के बीच में एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर स्थापित है। गुफा नंबर 7 सभी गुफाओं में सबसे विकसित और समृद्ध गुफा है, जहां चारों तरफ 2 सेल, 2 पायलट और 4 स्तंभ है। इसके अलावा इस गुफा की दीवारों पर नंदिकेश्वर, अलौकिकेश्वर, गणेश, मंजूश्री और कई अन्य बौद्ध धर्म के देवताओं के चित्र भी अंकित हैं। गुफाओं के दरवाजों पर हड़ताली फूलों की डिजाइनिंग भी देखने को मिलती है।
यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध की गई अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ औरंगाबाद की गुफाओं की समानता ग्रहण करने के बाद आज औरंगाबाद की इन गुफाओं को एक संरक्षित स्मारक बना दिया गया है। साथ ही इन गुफाओं का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। इन गुफाओं की कुछ ही दूरी पर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, सोनेरी महल और बीबी का मकबरा भी स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बीबी का मकबरा। भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाने वाला एकमेव है बीबी का मकबरा। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में बनवाया था। यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल की शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। मुगल काल के दौरान यह वास्तु औरंगाबाद शहर का मध्य हुआ करता था। यह मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्माण किए हुए वास्तु में सर्वोत्तम है। इस मकबरे का मुख्य आकर्षण मुख्य द्वार पर बनी समाधि में है, जिसे उस समय के इंजीनियर हसपत राय उर्फ अताउल्लाह ने किया था। अताउल्लाह अहमद लाहौरी का बेटा था, जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन किया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम इनकी याद में बनवाया था। इन्हें रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। दिलरस बानो बेगम का जन्म ईरानी के सफ़वी राजवंश में हुआ था। उनके पिता मिर्जा बेड़ीज जमान सफ़वी गुजरात के वायसराय थे। अपने 5वें बेटे मोहम्मद अकबर को जन्म देने के बाद दिलरस प्रसव में होने वाली समस्या के कारण प्रसूति ज्वर से पीड़ित हो गई थी, जिससे 8 अक्टूबर सन 1657 को उनकी मौत हो गई। दिलरस की मृत्यु के बाद औरंगजेब बहुत दुखी हो गया। अपने नवजात भाई की देखभाल के लिए दिलरस की बड़ी बेटी जेब अननिसा ने जिम्मा उठाया। दिलरस बानो बेगम को मृत्यु के बाद इसी मकबरे में दफनाया गया था। बीबी का मकबरा मशहूर ताजमहल के लिए एक आकर्षक का दृश्य है। इस मकबरे का निर्माण सन 1651 से लेकर सन 1661 तक चला, जिसमें अनुमानत 7 लाख रुपए की लागत लगी थी। यह मकबरा एक विशाल 4 दीवारी के केंद्र में स्थित है, जो उत्तर दक्षिण 458 मीटर और पूर्व पश्चिम 275 मीटर है। बड़ा दरिया या स्तंभ युक्त मंडप दीवारों के उत्तर पूर्व और पश्चिम भाग के केंद्र में स्थित है। विशिष्ट मुगल 4 बाग पद्धति मकबरे को बहुत ही शोभायमान करती है। इस प्रकार इसकी एक रूपता और इसके उत्कृष्ट उद्यान से इसके सौंदर्य और भव्यता में 4 चांद लग जाते हैं। इसके 4 दीवारी पर नुकीले भालेदार कांटे लगाए गए हैं। इसे आकर्षक बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर बुर्ज बनाए गए हैं। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है। गुंबद के अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। इस वास्तु के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर राजस्थान से लाए गए थे। आजम शाह इसे ताजमहल से भी ज्यादा भव्य बनाना चाहता था, परंतु बादशाह औरंगजेब द्वारा दिए गए खर्च में यह मुमकिन नहीं हो पाया। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद के आकार में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमतरता के कारण यह वास्तु कभी भी ताजमहल के बराबर नहीं समझी गई। मकबरे के पश्चिम में एक छोटी मस्जिद भी स्थित है, जो शायद बाद में बनाई गई है। इस मस्जिद में वर्तमान के समय विवादों और सुरक्षा के चलते नमाज अदा नहीं की जाती है। इस मकबरे के मुख्य दरवाजे से अंदर आने पर हमें मुगलीय शैली की बनावट का अनुभव होने लगता है। मुगलीय शैली की वास्तुकला में पानी एवं सुंदर बागानों की अहम भूमिका रही है। बागानों के मध्य में एक लंबे कोण का तालाब है, जिसमें अनेकों फव्वारे लगे हैं। मकबरे के मुख्य दरवाजे से मकबरे तक के रास्ते दोनों तरफ 6 फीट ऊंचाई जालीदार दीवार है। इस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। अब हम चलते हैं वैज्ञानिक सोच और ऐतिहासिक पवन चक्की की सैर करने, साथ ही इनकी संपूर्ण जानकारी भी देंगे। पवन चक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की। पवन चक्की मध्यकालीन समय की अद्भुत विरासत है, क्योंकि यह उस समय के वैज्ञानिक विचारों को प्रदर्शित करती है। पहाड़ के झरने के द्वारा पानी की ऊर्जा के माध्यम से चलने वाली यह पवन चक्की
बाबा शाह हजरत मुसाफिर इनकी दरगाह से जुड़ी हुई है। इस पवन चक्की के द्वार दरगाह पर आने वाले सूफी संतों और कारिंदों की रोटी के लिए आटा पीसा जाता है। इस पवन चक्की का निर्माण बाबा शाह हजरत मुसाफिर द्वारा कराया गया था। मस्जिद के बाहर बड़े बड़े पत्थरों से आयताकार जलाशय बनाकर लगभग 20 साल बाद इस पवन चक्की को पूरा किया गया था। इस दरगाह में पवन चक्की के साथ साथ एक मस्जिद, एक मदरसा, एक कचहरी, बाबा शाह हजरत का मकबरा, एक मंत्री का घर, एक सराय और जनाना मकान भी है। पवन चक्की से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जटवाड़ा की पहाड़ियां खोदने पर 30 फुट की ऊंचाई से गिरते झरने को देखा गया था। इस झरने के पानी को एकत्रित कर मिट्टी के पाइपों के सहारे भूमिगत नहर के माध्यम से 8 किलोमीटर से लाकर दरगाह की पवन चक्की से जोड़ा गया। मिट्टी के 20 फुट ऊंचे पिलर से पानी को नीचे मस्जिद के सामने बने आयताकार जलाशय के गड्ढे में गिराया गया, जिससे उस पानी से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकी। अंदर हॉल में एक मिट्टी का चमका है जो इससे उत्पन्न हुई ऊर्जा से घूमता है। इसी प्रकार पवन चक्की में आटा पीसा जाता है। जलाशय के अतिरिक्त जल को खाम नदी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो वाकई उस समय के वैज्ञानिक विचारों की झलक प्रस्तुत करता है। पवन चक्की के हॉलों का प्रयोग यहाँ आने वाले यात्रियों के द्वारा किया जाता है, जो 31 फव्वारों से सजे हुए हैं। इस पवन चक्की के हॉलों से खाम नदी का एक बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। पवन चक्की के दक्षिणी किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो लगभग 600 साल पुराना बताया जाता है। यह पेड़ उस जगह को और भी शोभनीय बना देता है। यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, जिसमें कई कीमती पुस्तकें, पुरानी पांडुलिपियां व 1 लाख पुस्तकों का संग्रह भी है। आज भी यहाँ इतिहास, कानून, चिकित्सा, अरबी सूफीवाद और दर्शन से संबंधित 2500 पुस्तकें संग्रहित हैं। अगर आप कुछ नया सीखने देखने के साथ साथ इतिहास प्रेमी हैं, तो यह स्थान आपकी यात्रा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ आकर हम समझ सकते हैं कि जब मनुष्य के पास कुछ यांत्रिक सुविधा नहीं थी, तब भी उसने किसी प्रकार मानव श्रम की अपेक्षा अपनी बुद्धि के जरिए पानी की ऊर्जा का उपयोग कर पवन चक्की का निर्माण किया। यह शहर के मध्य भाग में ही स्थित है, जहां आसानी से जाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सोनेरी महल। आइए चलते हैं इस पर्यटक स्थल के इतिहास के बारे में जानते हैं। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिकता के चलते न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध स्थल है। औरंगाबाद की अधिकांश सांस्कृतिक विशेषताएं इसी महल में मौजूद है। इस पर्यटक स्थल का इतिहास 17वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण 1691 से 1700 के बीच हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 50,000 रुपए की कीमत लगी थी, जो कि उस समय के दौरान काफी ज्यादा थी। 1934 में इस महल को 26,400 में हैदराबाद के निजाम को बेच दिया गया था। सोनेरी महल पर्यटक स्थल की संरचना 2 मंजिल इमारत के रूप में है। इसका निर्माण संपूर्ण रूप से राजपूत शैली में किया गया है। महल में सोने से बनी कई पेंटिंग मौजूद है। इस महल में पत्थर और संगमरमर पर बेहद ही सुंदर नक्काशी की गई है। उस नक्काशी व पेंटिंग में सोना मिश्रित होने से इसका नाम सोनेरी महल रखा गया है। समय रूप में इस महल की नक्काशी देखने लायक है। सोनेरी महल के बाहर एक बेहद सुंदर बगीचा है, जो कृत्रिम रूप से और भी सुंदर आकार में ढाला गया है। सोनेरी महल का प्रवेश द्वार देखने लायक है। इस पर की गई बारीक नक्काशी बेहद ही सुंदर है। अपनी ऐतिहासिकता के चलते सोनेरी महल को 1979 में एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया था। इस संग्रहालय में एंटीक पीस और कई प्राचीन पेंटिंग मौजूद है। अब यह संग्रहालय बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। औरंगाबाद फेस्टिवल महोत्सव का केंद्र ही सोनेरी महल है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल दिसंबर जनवरी के महीने में होता है। यह संपूर्ण रूप से लोकप्रिय महोत्सव है। यहाँ आकर नाटककार एवं संगीतकार अपनी सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्षेत्रीय कलाकारों की स्टॉल भी मिल जाएगी। हम पर्यटकों को यह सलाह देंगे कि यदि वे औरंगाबाद में आए तो सोनेरी महल का यह औरंगाबाद का फेस्टिवल जरूर देखें।
यह महोत्सव बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक विशेषता की झलक सहज रूप में दिखाई देती है। सोनेरी महल में प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए मात्र 10 रुपए की है और विदेशियों के लिए यह शुल्क 100 रुपए है। यह महल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। हर सप्ताह सोमवार को यह महल बंद रहता है। सोनेरी महल के घूमने के अलावा पर्यटक उसके आसपास के कुछ पर्यटक स्थलों पर भी जाकर घूम सकते हैं। महल के ठीक पीछे गोगा बाबा हिल है, जहां लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। औरंगाबाद आने के लिए भारत के प्रमुख शहरों से विमान सेवा व रेल सेवा मुख्य साधन है। वह नजदीकी पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए बस सेवा, कार सेवा व अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी औरंगाबाद की पूरी जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।